नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसने केवल विज्ञान को ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की सोच को बदलकर रख दिया। इस घटना को साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। यदि हम आज अंतरिक्ष में जाने, नई दवाइयां बनाने, आधुनिक मशीनों का उपयोग करने, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं, तो इन सब की बुनियाद कहीं न कहीं साइंटिफिक रेवोल्यूशन के समय रखी गई थी। इसलिए इसे विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों की सोच अचानक बदलने लगी? क्या लोग पहले विज्ञान नहीं जानते थे? क्या पहले कोई खोज नहीं होती थी? वास्तव में उस समय अधिकांश लोग प्रकृति की घटनाओं को समझने के लिए धर्म, प्राचीन ग्रंथों और अंधविश्वास पर निर्भर रहते थे। यदि कोई नई बात कहता तो उसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। धीरे धीरे कुछ विद्वानों ने ये सोचना शुरू किया कि किसी भी बात को केवल इसलिए सत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि वो किसी पुराने ग्रंथ में लिखी हुई है। सत्य वही होगा जिसे हम अपनी आंखों से देखकर, प्रयोग करके और तर्क के आधार पर सिद्ध कर सकें। यही विचार आगे चलकर साइंटिफिक रेवोल्यूशन का आधार बना। आज के इस अध्याय में हम समझेंगे कि यह परिवर्तन कैसे शुरू हुआ, किन कारणों से हुआ, किन महान वैज्ञानिकों ने इसमें योगदान दिया और इसने पूरी दुनिया की सोच, समाज, धर्म, राजनीति तथा भविष्य को किस प्रकार बदल दिया। विद्यार्थियों, किसी भी बड़ी ऐतिहासिक घटना को समझने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता। उसके पीछे कई वर्षों तक चलने वाली परिस्थितियां और विचार काम करते हैं। साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी एक दिन में नहीं हुई, बल्कि यह धीरे धीरे विकसित हुई। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मिडीवल पीरियड में विज्ञान की स्थिति कैसी थी। उस समय वैज्ञानिक ज्ञान पूरी तरह कैथोलिक चर्च के प्रभाव में था। लोगों का मानना था कि जो कुछ सत्य है वो पहले ही प्राचीन विद्वानों द्वारा लिखा जा चुका है। विशेष रूप से एरिस्टोटल और टॉलमी जैसे विद्वानों के विचारों को अंतिम सत्य माना जाता था। यदि किसी व्यक्ति की सोच इन विचारों से अलग होती तो उसे गलत समझा जाता था। लोगों को प्रश्न पूछने या पुराने विचारों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। उस समय शिक्षा का उद्देश्य नई खोज करना नहीं, बल्कि पुराने ज्ञान को दोहराना था। यदि किसी पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, तो अधिकांश लोग बिना किसी प्रमाण के उसे सत्य मान लेते थे। कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता था कि वास्तव में ऐसा है भी या नहीं। अर्थात विज्ञान का आधार अथॉरिटी और ट्रेडिशन था, न कि प्रमाण और प्रयोग। अब सोचिए, यदि किसी छात्र को हमेशा ये कहा जाए कि पुस्तक में जो लिखा है वही अंतिम सत्य है और कभी कोई प्रश्न मत पूछो, तो क्या वो नया ज्ञान खोज पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही स्थिति उस समय पूरे यूरोप की थी। इसलिए वैज्ञानिक प्रगति बहुत धीमी थी। लेकिन समय के साथ एक नया परिवर्तन शुरू हुआ। लोगों ने सोचना प्रारंभ किया कि यदि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है तो उसका उपयोग करके प्रकृति को समझना भी हमारा कर्तव्य है। धीरे धीरे विद्वानों ने हर बात पर प्रश्न उठाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि किसी भी विचार को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसी महान व्यक्ति ने कहा है। यदि वो सही है तो उसे प्रमाणित भी किया जा सकता है। यहीं से मॉडर्न साइंस की शुरुआत हुई। अब लोगों ने प्रकृति को स्वयं देखने, घटनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और उनके कारणों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने केवल पढ़ने के बजाय स्वयं प्रयोग करना शुरू किया। यदि किसी सिद्धांत को सत्य साबित करना है तो उसके लिए प्रमाण होना चाहिए। यदि प्रमाण नहीं है तो उस विचार की दोबारा जांच की जाएगी। यही सोच उस समय एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इस परिवर्तन के पीछे रेनेसांस का भी बहुत बड़ा योगदान था। रेनेसांस ने लोगों के भीतर जिज्ञासा, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा को बढ़ाया। लोगों ने फिर से गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और प्राकृतिक विज्ञान जैसे विषयों में रुचि लेनी शुरू की। अब मनुष्य केवल धार्मिक विषयों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। रेनेसांस के विचारकों का मानना था कि मनुष्य केवल विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और समझने के लिए भी बना है। उन्होंने यह विश्वास पैदा किया कि इंसान अपनी बुद्धि के बल पर ब्रह्मांड के नियमों को समझ सकता है। यही नई सोच आगे चलकर साइंटिफिक रेवोल्यूशन की सबसे मजबूत नींव बनी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का। पहले लोग किसी बात को सुनकर मान लेते थे, लेकिन अब वे स्वयं देखकर और प्रयोग करके सत्य की जांच करने लगे।
यही प्रक्रिया आगे चलकर साइंटिफिक मेथड कहलाई। इसमें सबसे पहले किसी घटना का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाता है, फिर उसके बारे में एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है, उसके बाद प्रयोग किए जाते हैं और अंत में प्राप्त प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। यही कारण है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने केवल विज्ञान को नहीं बदला, बल्कि सोचने का पूरा तरीका बदल दिया। लोगों ने अंधविश्वास की जगह तर्क को, बिना प्रमाण वाले विश्वास की जगह प्रमाण को और केवल परंपरा की जगह खोज तथा प्रयोग को महत्व देना शुरू किया। यही परिवर्तन आधुनिक विज्ञान की वास्तविक शुरुआत था और इसी ने आगे आने वाली सभी वैज्ञानिक खोजों के लिए मजबूत आधार तैयार किया। अब तक हमने समझा कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत लोगों की सोच में आए परिवर्तन से हुई। लेकिन विद्यार्थियों, किसी भी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो पुराने विश्वासों को चुनौती देने का साहस रखें। ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे निकोलाउस कोपरनिकस। इन्हें आधुनिक एस्ट्रोनॉमी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में लोगों की सदियों पुरानी सोच को बदलने का प्रयास किया। कोपरनिकस का जन्म वर्ष 1473 में पोलैंड में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ने और नई बातें जानने में गहरी रुचि थी। उन्होंने केवल एस्ट्रोनॉमी ही नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स, मेडिसिन और अन्य विषयों का भी अध्ययन किया। वे रातों को आकाश का बहुत ध्यान से निरीक्षण करते थे। उस समय आज की तरह आधुनिक टेलीस्कोप उपलब्ध नहीं थे, फिर भी उन्होंने वर्षों तक ग्रहों और तारों की गति का अध्ययन किया। वे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बार बार अवलोकन करते थे और हर छोटी बड़ी जानकारी का विश्लेषण करते थे। उस समय पूरे यूरोप में जियोसेंट्रिक थियरी को सत्य माना जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य, चंद्रमा तथा सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। यह विचार केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं था, बल्कि कैथोलिक चर्च भी इसी सिद्धांत को सही मानती थी। इसलिए अधिकांश लोगों के लिए यही अंतिम सत्य था। लेकिन कोपरनिकस ने जब वर्षों तक ग्रहों की गति का अध्ययन किया तो उन्हें महसूस हुआ कि वास्तविकता कुछ और है। उन्होंने पाया कि यदि सूर्य को केंद्र मान लिया जाए तो ग्रहों की गति को अधिक सरल और सही तरीके से समझाया जा सकता है। इसी आधार पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध हीलियोसेंट्रिक थियरी प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं, बल्कि सूर्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। साथ ही पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, जिसके कारण हमें दिन और रात दिखाई देते हैं। यह विचार उस समय के लिए इतना नया और साहसिक था कि अधिकांश लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। विद्यार्थियों, आज हमें ये बात बिल्कुल सामान्य लगती है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, क्योंकि बचपन से हमें यही पढ़ाया जाता है। लेकिन लगभग 500 वर्ष पहले यही बात पूरी दुनिया की स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध थी। इसलिए कोपरनिकस का यह विचार केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि सोच की एक बहुत बड़ी क्रांति थी। अपने जीवन के अंतिम समय में कोपरनिकस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली बॉडीज प्रकाशित की। इसी पुस्तक में उन्होंने विस्तार से अपने हीलियोसेंट्रिक थियरी को समझाया। उन्होंने गणितीय प्रमाणों और अपने वर्षों के अवलोकन के आधार पर बताया कि सूर्य को केंद्र मानने से ग्रहों की गति को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। हालांकि कोपरनिकस ने अपने जीवन काल में चर्च से सीधा संघर्ष करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके विचारों ने धीरे धीरे पूरे यूरोप में चर्चा शुरू कर दी। क्योंकि यदि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, तो इसका अर्थ था कि सदियों से चली आ रही अनेक मान्यताओं पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। यही कारण था कि उनके सिद्धांत ने धार्मिक संस्थाओं और पुराने विद्वानों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। यहीं से लोगों ने ये समझना शुरू किया कि सत्य का निर्णय केवल परंपरा या अधिकार से नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन, एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग से होना चाहिए। यही कोपरनिकस का सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने केवल सूर्य और पृथ्वी की स्थिति नहीं बदली, बल्कि पूरी मानव सोच की दिशा बदल दी। उनके विचारों ने आगे आने वाले महान वैज्ञानिकों जैसे गैलीलियो, केपलर और न्यूटन के लिए मार्ग प्रशस्त किया और आधुनिक विज्ञान की मजबूत नींव रखी। विद्यार्थियों, कोपरनिकस ने यह विचार दिया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन केवल किसी सिद्धांत को प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं होता। उसे प्रमाणित करने के लिए ठोस साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। यही कार्य आगे चलकर महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीले ने किया। इसलिए गैलीलियो को इतिहास के सबसे महान एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट में से एक माना जाता है। उन्होंने केवल सिद्धांतों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि हर बात को स्वयं देखकर, जांचकर और प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया। गैलीलियो का जन्म 1564 में इटली में हुआ था। उन्हें बचपन से ही गणित, भौतिकी और एस्ट्रोनॉमी में विशेष रुचि थी। उनका मानना था कि प्रकृति स्वयं एक खुली पुस्तक की तरह है
और उसे समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने विज्ञान को केवल पढ़ने का विषय नहीं माना, बल्कि उसे प्रयोगों के माध्यम से समझने पर जोर दिया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि टेलीस्कोप का बेहतर रूप विकसित करना था। ध्यान दीजिए, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि उसमें महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे दूर स्थित आकाशीय पिंडों को पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट देखा जा सका। इसके बाद उन्होंने पहली बार आकाश का व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। जब उन्होंने चंद्रमा को देखा तो पाया कि उसकी सतह बिल्कुल चिकनी नहीं है, बल्कि वहां ऊंचे नीचे पहाड़ और गहरे गड्ढे मौजूद हैं। इसके बाद उन्होंने जुपिटर के 4 बड़े चंद्रमाओं की खोज की। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड में हर वस्तु केवल पृथ्वी के चारों ओर ही नहीं घूमती। इसके बाद गैलीलियो ने वीनस की अलग अलग फेजेस का अध्ययन किया और सूर्य पर मौजूद सनस्पॉट्स भी देखे। इन सभी अवलोकनों ने मिलकर कोपर्निकस के हीलियोसेंट्रिक थियरी को मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान किए। अब ये केवल एक विचार नहीं रहा, बल्कि उसके समर्थन में वास्तविक साक्ष्य भी उपलब्ध होने लगे। लेकिन विद्यार्थियों, सत्य बोलना हमेशा आसान नहीं होता। जब गैलीलियो ने सार्वजनिक रूप से हीलियोसेंट्रिक थियरी का समर्थन किया, तो कैथोलिक चर्च ने इसका कड़ा विरोध किया। चर्च का मानना था कि उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध जाना धार्मिक नियमों का उल्लंघन है। वर्ष 1633 में गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से वापस लेने के लिए मजबूर किया गया और जीवन के शेष वर्ष हाउस अरेस्ट में बिताने पड़े। हालांकि उस समय गैलीलियो को चुप करा दिया गया, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक प्रमाणों को हमेशा के लिए नहीं रोका जा सका। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा वैज्ञानिक वही होता है जो सत्य की खोज के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना करने का साहस रखता है। गैलीलियो ने विज्ञान को प्रमाण और अवलोकन पर आधारित नई दिशा दी, जिसने आधुनिक विज्ञान के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यार्थियों, कोपर्निकस ने ब्रह्मांड की नई तस्वीर प्रस्तुत की, गैलीलियो ने उसे प्रमाणों से मजबूत किया, और अब आते हैं उस वैज्ञानिक पर जिसने इन सभी खोजों को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। यह महान वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन। इन्हें आधुनिक फिजिक्स का जनक माना जाता है। उनके कार्यों ने ये समझाया कि केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक जैसे प्राकृतिक नियम काम करते हैं। आइजैक न्यूटन का जन्म 1643 में इंग्लैंड में हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत जिज्ञासु थे। वे हर छोटी बड़ी घटना के पीछे का कारण जानना चाहते थे। उनके लिए विज्ञान केवल तथ्यों को याद करने का विषय नहीं था, बल्कि प्रकृति के नियमों को समझने का माध्यम था। उन्होंने गणित, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी तीनों क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया। सबसे पहले न्यूटन ने गति के 3 प्रसिद्ध नियम अर्थात लॉज ऑफ मोशन प्रस्तुत किए। पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो वह उसी गति से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। दूसरे नियम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ने बताया कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उस पर लगाए गए बल और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तीसरा नियम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। आज भी इंजीनियरिंग, वाहन, रॉकेट और मशीनों के निर्माण में यही नियम उपयोग किए जाते हैं। लेकिन न्यूटन की सबसे प्रसिद्ध खोज थी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी आकर्षण बल के कारण पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, वस्तुएं नीचे गिरती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में बने रहते हैं। इस खोज का सबसे बड़ा महत्व ये था कि पहली बार वैज्ञानिकों को ये समझ आया कि पृथ्वी और अंतरिक्ष अलग अलग नियमों से नहीं चलते। जो नियम पृथ्वी पर लागू होते हैं वही नियम पूरे ब्रह्मांड में भी लागू होते हैं। इससे विज्ञान की अलग अलग शाखाएं एक दूसरे से जुड़ गईं और प्रकृति को समझना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया। न्यूटन ने अपने सभी महत्वपूर्ण विचारों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में प्रकाशित किया। ये पुस्तक आने वाली कई शताब्दियों तक आधुनिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी गई। इसने एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को एक मजबूत वैज्ञानिक ढांचे में जोड़ दिया। विद्यार्थियों, यदि कोपर्निकस ने नई दिशा दिखाई, गैलीलियो ने उस दिशा को प्रमाणों से मजबूत किया, तो आइजैक न्यूटन ने उन सभी विचारों को वैज्ञानिक नियमों में बदलकर आधुनिक विज्ञान की मजबूत नींव रख दी। यही कारण है कि आज भी दुनिया के लगभग हर विद्यालय और विश्वविद्यालय में न्यूटन के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। उनका योगदान केवल अपने समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज के आधुनिक विज्ञान और तकनीक की आधारशिला बन गया।
विद्यार्थियों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन का प्रभाव केवल कुछ वैज्ञानिक खोजों तक ही सीमित था या इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। वास्तव में इसका प्रभाव इतना व्यापक था कि आज का आधुनिक विश्व उसी की देन माना जाता है। इस क्रांति ने केवल नए सिद्धांत नहीं दिए, बल्कि मनुष्य के सोचने, सीखने और समस्याओं को हल करने का पूरा तरीका बदल दिया। सबसे पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने आधुनिक विज्ञान की मजबूत नींव रखी। पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसी निश्चित प्रक्रिया का पालन नहीं करते थे, लेकिन अब साइंटिफिक मेथड को अपनाया जाने लगा। प्रत्येक नई खोज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर की जाने लगी। धीरे धीरे अलग अलग देशों में वैज्ञानिक संस्थाएं, रिसर्च सेंटर्स और यूनिवर्सिटी स्थापित होने लगे, जहां लगातार नई खोजों और अनुसंधानों को बढ़ावा दिया गया। यही परंपरा आज भी दुनिया भर में वैज्ञानिक प्रगति का आधार बनी हुई है। इस क्रांति का दूसरा बड़ा प्रभाव अंधविश्वास में कमी के रूप में दिखाई दिया। पहले लोग प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली चमकना, ग्रहण लगना, भूकंप आना या महामारी फैलने को जादू, चमत्कार या किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम मानते थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं के पीछे छिपे प्राकृतिक नियमों को समझाया। इससे लोगों के मन में फैला भय और अज्ञान धीरे धीरे कम होने लगा। अब लोग हर घटना के पीछे कारण खोजने लगे, न कि केवल अंधविश्वासों पर विश्वास करने लगे। तीसरा और सबसे गहरा प्रभाव रैशनल थिंकिंग का विकास था। लोगों ने बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकार करना छोड़ दिया। अब वे प्रश्न पूछने लगे, तर्क करने लगे और प्रमाण मांगने लगे। यही सोच आगे चलकर आधुनिक शिक्षा, लोकतंत्र, मानव अधिकार और स्वतंत्र विचारों के विकास में भी सहायक बनी। समाज में ये भावना विकसित हुई कि किसी भी विचार की सत्यता उसके प्रमाणों से तय होगी, न कि केवल उसकी पुरानी परंपरा या किसी बड़े व्यक्ति के कहने से। विद्यार्थियों, यदि आज डॉक्टर नई दवाइयां बनाते हैं, इंजीनियर विशाल पुल और इमारतें बनाते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में उपग्रह भेजते हैं, किसान नई तकनीकों से खेती करते हैं और विद्यार्थी आधुनिक प्रयोगशालाओं में पढ़ाई करते हैं, तो इन सभी की जड़ें साइंटिफिक रेवोल्यूशन में ही मिलती हैं। आधुनिक मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री और एजुकेशन का विकास इसी वैज्ञानिक सोच के कारण संभव हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने केवल विज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरी मानव सभ्यता को नई दिशा दी। इसने मनुष्य को ये सिखाया कि हर समस्या का समाधान ज्ञान, प्रयोग, तर्क और निरंतर खोज के माध्यम से किया जा सकता है। यही कारण है कि आज भी आधुनिक सभ्यता की मजबूत नींव इसी वैज्ञानिक क्रांति पर आधारित मानी जाती है। विद्यार्थियों, यदि हम पूरे अध्याय का सार समझें, तो स्पष्ट होता है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन केवल कुछ वैज्ञानिक खोजों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक क्रांतियों में से एक थी। इसने लोगों की सोच, विश्वास और ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया। अब सत्य का आधार केवल परंपरा या अधिकार नहीं रहा, बल्कि एविडेंस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट बन गए। कोपर्निकस ने ब्रह्मांड को देखने का नया दृष्टिकोण दिया, गैलीलियो ने उस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक प्रमाणों से मजबूत किया और आइजैक न्यूटन ने प्रकृति के नियमों को स्पष्ट करके आधुनिक विज्ञान की मजबूत नींव रखी। इन महान वैज्ञानिकों के कारण मानवता ने स्वयं को और पूरे ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से समझना शुरू किया। आज हम जिस आधुनिक दुनिया में रहते हैं, जहां विज्ञान और तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी शुरुआत इसी साइंटिफिक रेवोल्यूशन से हुई थी। इसलिए ये केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के विकास की वह आधारशिला है जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।